जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के इस दूसरे वीडियो में हम एक एक जो आर्टिकल है डीपीएसपी से संबंधित उसको मैं बताऊंगा आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको साथियों कि जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनका जिक्र है, हमारे संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आर्टिकल 36 है, ठीक है, ये राज्य को परिभाषित करता है। नोट डाउन करते चलिएगा आप। को परिभाषित करता है। और जो आर्टिकल 12 में जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में स्टेट को डिफाइन किया था, राज्य की परिभाषा थी, ठीक आर्टिकल 36 में भी स्टेट की वही डेफिनेशन है। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। आर्टिकल 12 में जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार हो गई साथियों, और संसद हो गई, यानी कि संघीय स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, दोनों आर्टिकल 12 में स्टेट का पार्ट है। ठीक इसी तरीके से राज्य स्तर पर आपकी राज्य सरकार और जो राज्य का विधानमंडल है, ठीक है साथियों, वो आपके स्टेट का पार्ट है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 दोनों में। ठीक है, और तीसरा जो हिस्सा आर्टिकल 12 में था, जो लोकल बॉडीज हैं साथियों, जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय प्राधिकरण हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, पंचायती संस्थाएं, नगर पालिका की संस्थाएं। इसके अलावा कुछ प्राधिकरण भी होते हैं जिसमें संवैधानिक और वैधानिक प्राधिकरण शामिल है। जैसे एलआईसी की बात कर सकते हैं आप, एसबीआई की बात कर सकते हैं, सेल गेल जो पीएसयूज हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल 36 और 12 में स्टेट का पार्ट है। और ये उम्मीद की जाती है कि आर्टिकल 12 के संबंध में तो ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, और आर्टिकल 36 में ये स्टेट का पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आर्टिकल 37 बहुत महत्वपूर्ण है। ये डीपीएसपी के नेचर को बताता है, यानी कि लागू करने की प्रकृति क्या है। ठीक है, आप जानते हैं, मैंने बताया था कि डीपीएसपी साथियों गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, डीपीएसपी में ही इस कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है कि गैर न्यायोचित होते हैं। और आर्टिकल 37 ये बता रहा है कि डीपीएसपी को के उल्लंघन की स्थिति में आप न्यायालय का दरवाजा वैसे नहीं खटखटा सकते हैं जैसे फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन की स्थिति में आप मदद मांग सकते थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। हाँ, इसी में एक पार्ट है, गैर न्यायोचित तो जरूर है, लेकिन ये शासन का मूल है या शासन का आधार है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब आर्टिकल 38 साथियों, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना से संबंधित है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 38 संबंधित है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना से संबंधित है। और न्याय जो हमारे संविधान ने में जिस न्याय का वर्णन है, उसमें तीनों तरीके के न्याय आते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे बढ़ते हैं साथियों, आर्टिकल 39 ये कहता है, इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं, लिखिए। सभी नागरिकों को जीविका का अधिकार है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, इसमें सभी नागरिकों को जीविका का अधिकार है। और ये कहता है धन और संसाधनों का
समान वितरण होना चाहिए, ठीक है। धन और संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, धन और संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए कुछ लोगों के हाथ में, कुछ समूहों के हाथ में। मैंने आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल देके बताया था, जब धन और संसाधनों का कुछ सीमित लोगों के हाथों में केंद्रीकरण होने लग जाता है तो उससे एकाधिकारी प्रवृत्ति बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा खत्म होती है, कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, शोषण के साधन बढ़ जाते हैं उस स्थिति में, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ है जो मैं बता रहा हूं, शोषण की समाप्ति। कुल मिलाकर ये विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, और विकेंद्रीकरण ऑटोमेटिकली उसका नेचर होता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन को कम करेगा, शोषण को कम करेगा। अगला साथियों आर्टिकल 39A देखते हैं इसमें, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। निशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय, ठीक है। यानी कि गरीब लोग जो न्यायालय तक जिनकी पहुंच आसान नहीं है, कारण उसका कोई हो, चाहे उनकी अशिक्षा हो या संसाधनों का अभाव हो, तो आर्टिकल 39A ये कहता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समान न्याय उपलब्ध कराएगा, और उसके लिए अगर जरूरत है उन्हें निशुल्क विधिक सहायता की, तो उसकी व्यवस्था भी स्टेट करेगा। मैंने आपको बताया था नालसा एक्ट 1987 के तहत SC ST जो समाज के लोग हैं उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, वकील उपलब्ध कराया जाता है, और कुछ आर्थिक मदद भी स्टेट देता है। इसके लिए कानून है हमारे पास, ठीक है। आर्टिकल 39 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 तेजी से करते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है साथियों। इसी को अमली जामा पहनाने के लिए या इस गांधीवादी आदर्श को व्यवहारिक बनाने के लिए हमारी संसद ने 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है। त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है। जब ये मैं आर्टिकल बताऊंगा, तब जब पंचायती राज आपको पढ़ाऊंगा तब पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बस आप याद रखिएगा, यहां से आप दो चीज समझ सकते हैं कि एक तो ये समझिए कि इसको व्यवहारिकता देने के लिए 73वां संविधान संशोधन हमने लागू किया है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया है पंचायतों को। दूसरा ये है कि ये गैर न्यायोचित होते हैं DPSP, इनको लागू करवाने के लिए हमें संसद द्वारा या राज्य की विधानसभाओं द्वारा, विधानमंडल द्वारा एक कानून बनाना पड़ता है और उस कानून को लागू करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली लागू नहीं होते हैं, गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ठीक है। इसमें बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता से संबंधित कुछ नागरिकों के अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आर्टिकल 42 42 याद रखिए इसे भी। न्यायपूर्ण कार्य दशाएं
और मातृत्व राहत। ठीक है, इसका मतलब ये है इस आर्टिकल 42 का कि साथियों, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि कार्य के लिए जो दशाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर जो कार्य करने लायक हो। ठीक है, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, लाइट की उपलब्धता अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए वहां पर सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए प्रतिदिन। इसके साथ साथ मातृत्व राहत, यानी कि फीमेल्स को बेसिकली मातृत्व राहत मिले, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को कुछ छुट्टियां मिलें, और अपने जब शायद 6 महीने बाद जब बच्चा हो जाता है उसके बाद भी फीमेल्स को ये अधिकार होता है कि वो अपने बच्चे की केयर के लिए और अपने हेल्थ के लिए छुट्टी ले सकती हैं। तो ये मातृत्व राहत में, इसमें और भी कई सारी चीजें आती हैं, याद रखिएगा इसे। आर्टिकल 43, 43 जीविकोपार्जन योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन। ठीक है साथियों, मतलब इतना वेतन तो आप लोगों को या काम करने वाले लोगों को उपलब्ध कराएं जिससे कि वो उनके जीवन जीने के लिए उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके, आवश्यकताएं पूरी कर सके और उन्हें समाज में सम्मान दिला सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि 15 घंटे कार्य कर रहा है आदमी, उसके बावजूद भी उसका वेतन इतना है कि वो अपने बच्चों को या अपने परिवार का भरण पोषण या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर रहा है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि इसका कैलकुलेशन करे साइंटिफिक तरीके से, कि जो जीविका है यानी कि एक तरीके से जो वेतन है आपका या उसके साथ साथ जो और सहयोग होता है स्टेट की तरफ से, वो इतना जरूर रहे आदमी को कि वो अपना आसानी से अपना जीवन जी सके, सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सके। ठीक है, इसमें आर्टिकल 43A और एक बार देखिए आप, मैंने पिछली बार भी बताया था लेकिन फिर बता देता हूं। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मतलब इंडस्ट्रीज से जो संबंधित निर्णय होंगे, जो पूरी इंडस्ट्री और उसके साथ साथ ये इन श्रमिकों को भी इफेक्टेड करते हैं, उन निर्णयों को लेने में आप श्रमिकों को भी हिस्सेदार बनाएंगे। उस डिसीजन मेकिंग का या निर्णय निर्माण प्रक्रिया का आप हिस्सेदार श्रमिकों को बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो ताकि श्रमिकों के जो अधिकार हैं, ठीक है, वो सुरक्षित रह सके, श्रमिक अपनी बात कह सके। ऐसा अगर नहीं होता है तो एक ये टेंडेंसी होती है साथियों कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, अक्सर लाभ के दृष्टिकोण से कार्य करते हैं और इसी क्रम में जो श्रमिक हैं उनका शोषण अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे जो प्रबंधक है वो नहीं चाहते हैं फिर भी होने लग जाता है। इसीलिए आर्टिकल 43 ये कहता है कि जब कभी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड मैनेजमेंट का मामला हो, उसमें डिसीजन लेने का मामला हो, तो आप श्रमिकों को जरूर उसमें भागीदार बनाइए। वो अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को रखेंगे उसमें। ठीक है, आर्टिकल 44 देखिए साथियों, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि अभी 3 तरीके के कानून होते हैं, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, समझिएगा। एक फौजदारी कानून होते हैं, एक सिविल मामले होते हैं, सिविल कानून होते हैं, और एक पर्सनल कानून होते हैं।
ठीक है। पर्सनल कानून होते हैं। वर्तमान समय में फौजदारी कानून और सिविल कानून हर धर्म के लिए एक समान है, ठीक है। ये जो पर्सनल लॉज हैं बस यही अलग हैं। हिंदुओं के पर्सनल लॉ अलग हैं, ईसाइयों के, मुसलमानों के, क्रिश्चियन वो जैन्स के, सॉरी जैन और बौद्धिज्म के जो पर्सनल लॉज हैं वो हिंदुओं के लिए हैं, वही हैं। सिखों के अलग हैं, यहूदियों के अलग हैं, ठीक है, ईसाइयों के अलग हैं और पारसियों के अलग हैं। तो ये बेसिकली इनको हमने एक समान इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें एक डाइवर्सिटी बनी रहे। लोकतंत्र की एक खूबी होती है कि उसमें जितनी ज्यादा विविधता होती है उतना ही लोकतंत्र मैच्योर होता है और मजबूत होता है, ठीक है। कुल मिलाकर वैसे ही कि जैसे कि एक आप गुलदस्ता बना रहे हैं, अगर एक ही फूल का गुलदस्ता होगा तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, उसमें अलग अलग फ्लावर्स होंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के फूल होंगे तो वो गुलदस्ता एक ज्यादा बेहतर और सुंदर लगता है, ठीक है। तो पर्सनल लॉज ही अभी अलग हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट पर यह दायित्व डालता है कि इन पर्सनल लॉज को भी आप हर नागरिक के लिए एक समान बना दीजिए। अलग अलग धर्म के लोगों को भी आप के लिए भी एक समान पर्सनल लॉ बना सकते हैं ताकि उनमें एकता की भावना पैदा हो। और खास तौर पे इसके पीछे का जो जो आधार वो ये था कि कहीं पर्सनल लॉज के कारण ही उसी धर्म के कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि हाँ, उसे अगर जरूरत पड़ रही है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक थोपी हुई नहीं होनी चाहिए, जबरन लागू की नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों के लोगों से सहमति ली जाए, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको मिलाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सकता है जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन भी रुके और हम लोगों में एक राष्ट्रवाद की या एक नागरिकता की भावना और मजबूत हो। आगे बढ़ते हैं साथियों तेजी से। आर्टिकल 45, 6 वर्ष तक के लिए प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल ये राज्य ऐसा कर सकता है और राज्य की ये जिम्मेदारी है। वेलफेयरिज्म या कल्याणकारी राज्य की ही एक विशेषता है ये साथियों कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था राज्य करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ उनकी देखभाल मतलब उनकी स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने के लिए स्टेट कार्य करेगा। जैसे आंगनवाड़ी स्कीम्स चलाई जाती है साथियों, मिड डे मील चलाई गई है, ठीक है। और अभी हम जो RTE आपने देखा ही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस है। आर्टिकल 46 देखते हैं साथियों। आर्टिकल 46, SC ST और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक पब्लिक आर्थिक हितों की ठीक है साथियों। ये ध्यान रखिए कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि SC ST समाज हुआ या जो हमारे देश में जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सों की सुरक्षा स्टेट करेगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए स्टेट कानून बना सकता है, कुछ उनको इन वर्गों को कुछ खास सुविधाएं दे सकता है, ठीक है। आर्टिकल 47 साथियों, पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार
तथा मादक पदार्थों निषेध। ठीक है साथियों। पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार। ठीक है। पोषण स्तर मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स बताता हूं कि किस तरीके से हमारे देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू किया गया है। ठीक है साथियों। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आगे बताता हूं यहाँ पे। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट हुआ 2013 में। ठीक है। उसके तहत 67% पॉपुलेशन है जो हमारे देश की, उसको कवर किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जीवन स्तर में सुधार के लिए और बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं। जैसे महिलाओं के जीवन स्तर में या उनके सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है। ठीक है साथियों। और मादक पदार्थों का निषेध। अगला आर्टिकल 48 देखते हैं साथियों। कृषि और पशु पालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन तथा गाय और दुधारू पशुओं का संरक्षण। ठीक है। ये रूरल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर और पशुपालन के संगठन और उसको मजबूत करने की बात कर रहा है। इसके साथ साथ गाय और जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों, उनकी बेहतर नस्लें और वर्तमान नस्लों के संरक्षण की बात कर रहा है। कुल मिलाकर एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप करने की बात कर रहा है। ठीक है। आर्टिकल 48A बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और वन और वन्यजीव दोनों। आप कमेंट में बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारी संसद ने कब पारित किया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। इसी आर्टिकल के तहत ही ये दोनों पारित हुए हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। आर्टिकल 49 आप देखिए। ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक उनकी सुरक्षा की बात कर रहा है। के स्मारकों की सुरक्षा। ठीक है साथियों। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संसद हो गई, लाल किला हो गया, ताजमहल और बहुत सारे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है साथियों। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा। आप ऐसे पूछ सकता है कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कॉर्नवालिस कोड, वो भी इसी से संबंधित थी। शक्तियों का पृथक्करण इससे संबंधित है। और इनडायरेक्ट वे में ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये बेसिक हैं। और सेपरेशन ऑफ द जो पावर्स है
ये हमारे संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का हिस्सा है और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारे संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा का हिस्सा है। ठीक है, आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा या ये इतना महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि अगर ये प्रोविजन हमारे देश में ना होता ना तो शायद आप समझ लीजिए लोकतंत्र जिस स्थिति में है और जितना सुचारू रूप से हमारे देश में चल रहा है वो संभव नहीं है। बेसिक है, फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की। जब हम राजतंत्र में रहते थे या सिविलाइजेशन जब राजतंत्र का चलन था, तब ये तीनों पावर्स जो हैं, विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, ये तीनों पावर्स राजा में समाहित होती थी। ठीक है साथियों, विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। ठीक है, ये तीनों पावर्स राजा में होती थी। परिणाम स्वरूप शोषण और तानाशाही को अक्सर बढ़ावा मिलता था। जो राजतंत्र में तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि तानाशाही शासक ही पैदा हुए हैं। ठीक है, इसको सेपरेट किया गया। जब हम यहाँ से राजतंत्र से हम लोकतंत्र की तरफ हम गए तो हमने सबसे पहले यही निर्णय लिया या कि इस पावर को जो एक जगह सेंट्रिक है, सेंट्रलाइज है, उसको कई जगह तोड़िए और उन पावर्स को डिवाइड करिए। उसके साथ साथ इन जहां आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय करिए, चेक एंड बैलेंस लागू करिए। ठीक है साथियों, जब मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको बताऊंगा तब चेक एंड बैलेंस वगैरह ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर करूंगा। और आर्टिकल 51, ठीक है, ये हमारी विदेशी नीति का आधार है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा। ठीक है, मतलब हम अपनी विदेश नीति का संचालन इस तरीके से करेंगे कि इससे अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिले, सहयोग को बढ़ावा मिले। हमारे पड़ोसी देश और हमारे जो दूरस्थ पड़ोसी देश हैं हम उनके साथ सहयोग करें, वो हमारे साथ सहयोग करें। हमारे बीच कोई विवाद है तो हम उसको शांति से, सुलह से, आपसी बातचीत से निपटान करें ताकि क्षेत्र में शांति हो, सुख समृद्धि हो और लोग अपना जीवन यापन करें खुशहाल पूर्वक। ठीक है साथियों, ये डीपीएसपी का 2 वीडियो मैंने बनाए, दोनों में डिटेल में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से प्रोविजंस या आर्टिकल्स डीपीएसपी में जोड़े गए? ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो मूल संविधान का हिस्सा थे और कौन से ऐसे हैं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसका दूसरा मतलब ये हो जाता है कि उन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और कौन कौन को जोड़ा गया है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जय हिंद साथियों।